हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ आकाश चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी के जीएस विथ है के चौधरी में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं एमपी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपने एमपी को पढ़ा होगा तो एमपी के गठन से पढ़ना स्टार्ट किया होगा या फिर एमपी के गठन के पूर्व जो कुछ आयोग गठित किए गए थे वहाँ से आपने एमपी को पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा करना मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। जब भी आप एमपी को पढ़ें तो एमपी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहाँ से पढ़ते हुए जब आप स्टार्ट करेंगे एमपी को तो आपको एमपी में काफ़ी अच्छी तरह से क्लियरिटी मिल पाएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो लेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं एमपी जीके की, और एमपी जीके में हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं एमपी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। उम्मीद करता हूं आप इन सारे वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसके बाद में अगर हो सके तो इसके नोट्स भी आप बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, एमपी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा भारतीय इतिहास को। जब भी आपने भारतीय इतिहास को पढ़ा होगा तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा होगा। जो पहला भाग आपने बांटा होगा वह बांटा होगा प्राचीन भारतीय इतिहास। इतिहास को आपने दूसरे भाग में बांटा होगा तो डिस्कस किया होगा आपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरे नंबर पर आपने इतिहास को डिवाइड किया होगा तब आपने पढ़ा होगा आधुनिक भारतीय इतिहास। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतिहास को इस तरह से पढ़ा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय या प्राचीन भारतीय इतिहास की तो इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ते हैं यह देख लीजिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं इंडस सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। और आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन टाइम पीरियड मिलता है हमें या कालखंड हमें मिलता है वह मिलता है 2350 BC से 1750 BC। ओके, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता, वैदिक कालखंड, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो इसका कालखंड हमें दिखाई देता है 1500 से 600 BC के बीच में। इसके बाद में आपने तीसरे पार्ट के रूप में पढ़ा होगा महाजनपद काल, महाजनपद काल। और महाजनपद कालखंड के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो वंश आते हैं उनको आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया होगा। मगध साम्राज्य में कितने राजवंश आते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है आपके बीच में 7 और 8। कुछ स्टूडेंट 7 बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट 8 बोलते हैं। आप बुकें भी उठाकर अगर देखेंगे तो आपको 7 और 8 का कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल जाएगा। एक्चुअली ये 7 और 8 का कॉन्फ्लिक्ट हमें क्यों देखने मिलता है हम इस बात को समझना चाहेंगे। देखिए, जब आप मगध साम्राज्य को पढ़ते हैं तो आपको 7 राजवंश कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जो पहला राजवंश आपको दिखाई देता है वह दिखाई देता है हर्यक वंश। दूसरा राजवंश आपको दिखाई देता है शिशुनाग वंश। तीसरा राजवंश आपको दिखाई देता है नंद वंश। ठीक है, ये 3 राजवंश आपको दिखाई देते होंगे। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। फिर आपने डिस्कस किया होगा शुंग वंश। फिर आपने डिस्कस किया होगा कण्व वंश, कण्व वंश, कण्व वंश। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं किस पर, सातवाहन वंश पर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां पर दिख रही होंगी, नहीं भी दिख रही होंगी तो मैं आपको बोलते हुए चलूंगा। ठीक है, तो 7 राजवंश कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। पहला राजवंश जो हमें दिखाई देता है वह दिखाई देता है हर्यक वंश। दूसरा दिखाई देता है शिशुनाग वंश। तीसरा दिखाई देता है नंद वंश। चौथा राजवंश हमें दिखाई देता है मौर्य वंश। पांचवा दिखाई देता है शुंग। छठवां दिखाई देता है कण्व। और 7वां दिखाई देता है सातवाहन वंश। ठीक है, फिर ये 8 वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया? कुछ बुक्स 8 का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी लिखती हैं 8 राजवंश कैसे आए। ठीक है, एक्चुअली में याद रखिएगा जो हमारा हर्यक वंश है, हर्यक वंश से पूर्व भी एक वंश था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। जिस वंश का नाम था आप बताएंगे वहद्रथ वंश। वहद्रथ वंश।
अब ये वहदरत वंश की अगर हम चर्चा करें तो ये वहदरत वंश का हमें उल्लेख देखने मिलता है, उल्लेख देखने मिलता है। आप बताएंगे कहाँ पर? तो महाभारत में, महाभारत में। और याद रखिएगा मैं बात करूँ तो ये महाभारत में देखने मिलता है और आपको देखने मिलता है पुराणों में। कहाँ पर देखने मिलता है? पुराणों में। तो याद रखिएगा महाभारत और पुराणों में हमें क्या देखने को मिलता है बताएंगे? वहदरत वंश का उल्लेख देखने मिलता है। समझें इस बात को। एक्चुअली में कुछ विद्वान इसका उल्लेख चूंकि महाभारत और पुराणों में मिल रहा है इसलिए इस वंश को ऑथेंटिक नहीं मानते हैं और इसीलिए इसको नल्लीफाइड कर देते हैं। याद रखना, इसीलिए हमें अधिकतर बुकों में मगध साम्राज्य के अंतर्गत 7 राजवंश हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। अब यहाँ पर आपके मन में यह विचार होगा कि सर एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया, तब आप आंसर क्या लगाएंगे? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा वहदरत वंश है, वहदरत वंश का उल्लेख महाभारत में और पुराणों में मिलता है, इसलिए इसे कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। इसीलिए आप राइट आंसर क्या लगाने वाले हैं? 7। क्या लगाने वाले हैं? 7। अब यहाँ पर और चर्चाएं थोड़ा सा कर लें तो वहदरत वंश के अंतर्गत 3 शासकों का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है, महाभारत काल में हमें देखने को मिलता है। वह 3 शासक कुछ इस प्रकार से थे। जो पहला शासक था वह मिलता है आपको वहदरत, दूसरे शासक के रूप में आपको दिखाई देते हैं जरासंध और तीसरे शासक के रूप में आपको दिखाई देते हैं, आप बताएंगे, रिपुंजय। तो ये 3 शासक हुए और रिपुंजय के बाद में कौन आते हैं? आप बताएंगे बिंबिसार आते हैं और बिंबिसार ने एक नए राजवंश की शुरुआत की थी जो कि था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की शुरुआत हुई। तो ये कुछ इसके घटनाक्रम थे। एक्चुअली में हम एमपी पढ़ रहे हैं और एमपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसे समझने के लिए आपको कुछ ये डायग्राम समझना जरूरी था। हम बात करें वैदिक सभ्यता की, जो हमारा वैदिक सभ्यता का जो कालखंड आया, वैदिक सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो वैदिक सभ्यता से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। देखिए समझिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं बना है और ऐसी उम्मीद हम मान के चल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में था, इससे ज़्यादा क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं हो पाया था। आप ये बात को जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक हुए थे वह आर्य हुए थे और उन्होंने लगभग पूरे जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है उस क्षेत्र पर कहना चाहिए अधिकार कर लिया था, या मैं कह सकता हूँ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, या इस सभ्यता का इन्होंने विस्तार किया था। अगर मैं बात करूं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन हुए हैं? तो आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक हुए वह हुए आर्य। आपके एग्जामिनेशन में आर्य को लेकर क्वेश्चन बन जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ बताइए, तो आप बताएंगे जो आर्य शब्द था इसका अर्थ था, बताएंगे श्रेष्ठ, उत्तम और कुलीन। ये 3 नाम आपको देखने मिलते हैं, श्रेष्ठ, उत्तम और कुलीन। किसके अर्थ हैं? आप बताएंगे आर्य शब्द के अर्थ हैं। यहाँ पर आप इस बात को समझें कि जो आर्य हैं यह आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसा जो मत है वो देने वाले विद्वान थे मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर साहब ने कहा था कि जो आर्य हैं वो भारत में आए थे। कहाँ से आए थे आप बताएंगे? मध्य एशिया से। एक्चुअली में ये एंसेंट इतिहास का टॉपिक है तो मैं इसे यहाँ पर नहीं छेड़ना चाहूँगा, एंसेंट इतिहास में हम इसे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि वैदिक काल में मध्य प्रदेश का क्या अस्तित्व था। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें कि वैदिक कालखंड में मध्य प्रदेश का परिप्रेक्ष्य हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र का वैदिक कालखंड में कुछ नाम हमें मिलते हैं, कुछ नाम हमें दिखाई देते हैं। वह नाम कुछ इस प्रकार से थे। पहला नाम जो हमें दिखाई देता है वह मिलता है दक्षिणावर्त। अब आप इस बात को समझें कि जो मध्य प्रदेश नाम है वो 1 नवंबर 1956 को मिला है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नाम दिया था। अब हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में तो मध्य प्रदेश नाम मिलेगा नहीं ना हमें, ठीक है। तो उस समय जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था उस क्षेत्र को नाम दिया गया था दक्षिणावर्त, अर्थात दक्षिण के क्षेत्र का राज्य, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा नाम हमें दिखाई देता है वह दिखाई देता है निषाद राज्य। निषाद राज्य अर्थात ऐसा राज्य जहां पर निम्न जातियां निवास करती हो, निम्न कोटि की जातियां निवास करती हो, उस राज्य को नाम दिया गया था निषाद राज्य। इसके साथ साथ कुछ और हमें नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि मैं बात करूं रेवोत्तर।
एक्चुअली में ये रेवोत्तर नाम क्यों दिया गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। रेवोत्तर नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो रेवा नाम मिलता है वो मिलता है नर्मदा नदी का, अर्थात नर्मदा नदी के जो उत्तर का क्षेत्र हुआ वह कहलाया रेवोत्तर। ठीक है, तो ये रेवोत्तर नाम भी हमें देखने को मिलता है। चौथा जो हमें नाम दिखाई देता है वह दिखाई देता है, आप बताएंगे, मध्य देश। एक्चुअली में आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो भारत के मध्य में है, इसीलिए इसे नाम दिया गया था मध्य देश। तो आप बताएंगे कि वैदिक कालखंड में मध्य प्रदेश को 4 नाम दिए गए हैं। 4 नाम कौन कौन से हैं, आप बताएंगे, दक्षिणावर्त, दूसरा नाम है निषाद राज्य, तीसरा नाम आप देख पा रहे हैं, तीसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है रेवोत्तर, और चौथा नाम आपको दिखाई दे रहा है मध्य देश या मध्य देश के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये चारों नाम आप अच्छी तरह से याद रखें। रेवोत्तर तीसरा नाम था और जो चौथा नाम हमें दिखाई दिया था उसे हमें कहते हैं मध्य देश। तो मध्य देश, ये मध्य देश, तो ये 4 नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको वैदिक कालखंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक कालखंड के 2 टाइम पीरियड थे, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, है ना। तो जो उत्तर वैदिक काल थे और पूर्व वैदिक काल थे, इसमें जो उत्तर वैदिक कालखंड था, जब यह खत्म हुआ तो इसके बाद में सृजन हुआ था, आप बताएंगे, महाजनपद काल का, या महाजनपदों का कहना चाहिए सृजन हुआ। अब ये महाजनपदों का सृजन कैसे हुआ, इसे समझने के लिए आप एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो डायग्राम आप कुछ यहाँ पर देखेंगे। ये मान लीजिए वैदिक कालखंड है, ये वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का मैं कालखंड आपको बता चुका हूँ। यह कालखंड था 1500 से 600 BC, ये कालखंड था इनका। वैदिक काल को हमने 2 भागों में, या वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिए थे। पहला था पूर्व वैदिक काल, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम दिया था वैदिक काल, और इसी को ही हमने नाम दिया ऋग्वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी, है ना। और पूर्व वैदिक कालखंड का अवधि आप बताएंगे 1500 से 1000 BC। इसके बाद में जो कालखंड आया उस कालखंड को आप जानते हैं किसके नाम से, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक कालखंड के नाम से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और उत्तर वैदिक कालखंड की जो अवधि थी वो जानते हैं आप 1000 से 600 BC। ठीक है, BC है, ईसा पूर्व है, ईसवी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा चीज़ों को, तो ये जानकारी होना चाहिए। अब थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। जो हमारा पूर्व वैदिक कालखंड था, इसमें प्रशासनिक इकाइयाँ किस प्रकार से थी, तो जो सबसे छोटी इकाई थी उसको हम जानते थे कुल के नाम से। जैसे कि आज अगर मैं वर्तमान भारत की बात करूं तो वर्तमान भारत में आप देखते हैं जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो सबसे छोटी इकाई है ग्राम। ग्राम से ऊपर, ग्राम से अगर मैं बड़ी बात करूं तो तहसील है, तहसील से बड़े क्या हो जाते हैं, जिले हो जाते हैं, तो जिले के बाद में अगर मैं बात करूं तो राज्य बन जाते हैं, राज्य के बाद में देश बन जाता है। इसी प्रकार से पूर्व वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो कुछ इस प्रकार से बटी हुई थी कि जो पूर्व वैदिक कालखंड में जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी, आप बताएंगे, कुल। कुल से जो बड़ी इकाई थी उसको आप जानते हैं ग्राम के नाम से। ग्राम से जो बड़ी इकाई थी उसको जानते थे हम विश्व के नाम से, और विश्व से जो बड़ी इकाई थी उसको हम जानते हैं जन के नाम से। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्व वैदिक कालखंड की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, तो सबसे छोटी इकाई अब बताएंगे कुल, सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइए तो हो जाएगी जन। क्लियर है इतनी बातें। अब हम बात करें अगर उत्तर वैदिक कालखंड की, तो उत्तर वैदिक कालखंड की जब शुरुआत हुई तो जो ये जन थे, ये जनों ने, ये जो जन थे, जो क्षेत्र में जन थे, इन जनों ने, कहना चाहिए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मैं कह सकता हूं जन एक छोटे छोटे राज्य थे, इन राज्यों ने अपने राज्य का विस्तार किया। और विस्तार किस प्रकार से किया, तो 3 नीतियों के माध्यम से किया था। 3 नीति कौन कौन सी थी। पहली नीति हमें दिखाई पड़ती है वैवाहिक संबंध की नीति, मतलब कि एक कोई जन है, उसने बाजू वाले जन से, कहना चाहिए, अपना संबंध बना लिया या वहां पर विवाह कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों आपस में आकर मिल जाते थे, यानी कि जन और जन, यानी कि 2 राज्य आपस में मिल गए तो अपने क्षेत्र का इन्होंने विस्तार कर लिया। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक कालखंड में जन के सम्मिलित हो जाने से या जनों के आपस में मिल जाने से जनों का विस्तार हुआ, जनों का क्षेत्र विस्तृत हुआ, और यहां पर एक बड़ी इकाई निकल कर आई जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, जनपद के नाम से।
आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। मेरे कहने का मतलब है कि जो जन थे, जनों ने आपस में कहना चाहिए वैवाहिक संबंध के माध्यम से, मित्रवत व्यवहार की नीति के माध्यम से और आक्रामक नीति के माध्यम से अपने क्षेत्रों में विस्तार किया। और विस्तार करने के बाद में जो इनका क्षेत्र बढ़ गया था उस क्षेत्र को नाम दिया गया, अब बताएंगे, जनपद। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालखंड के आने तक जो जन थे वो बन चुके थे जनपद। अब उत्तर वैदिक काल में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? उत्तर वैदिक कालखंड में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उत्तर वैदिक कालखंड की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई बताइए, तो आप लगाएंगे कुल, लेकिन सबसे बड़ी इकाई बताइए, तब उत्तर वैदिक काल में जन नहीं आएगा, क्या आएगा? जनपद आएगा। ओके, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? अब बताएंगे, जनपद हो जाएगी। अब जैसे ही उत्तर वैदिक कालखंड खत्म होगा तो ये जो जनपद होंगे, जनपद भी अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र में विस्तार करेंगे और यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, आप जानेंगे जिसे महाजनपद काल के नाम से। तो महाजनपद का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसे हमने इस लेक्चर में देखा है। उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे, चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यथावत समय पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ना चाहेंगे और डिस्कशन हम करना चाहेंगे महाजनपद कालखंड में। ठीक है, देखिए महाजनपद कालखंड की अगर मैं बात करूं, महाजनपद कालखंड की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो आप बताइएगा, इसकी शुरुआत हुई थी किसके बाद में? तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक कालखंड के बाद। उत्तर वैदिक कालखंड के बाद किसकी शुरुआत हुई है? तो आप बताएंगे जो हमारा महाजनपद कालखंड है इसकी शुरुआत हुई थी। अगर महाजनपद कालखंड की हम बात करें तो कुल मिलाकर कितने महाजनपदों का भारतीय इतिहास में उल्लेख मिलता है? तो आप बताएंगे, याद रखिएगा, 16 महाजनपद। पूरे भारत में कितने महाजनपद थे? तो आप बताएंगे 16 महाजनपद स्थित थे। अब इन महाजनपदों का क्या कहीं किसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो जी हाँ, इन महाजनपदों का हमें उल्लेख कहाँ दिखाई देता है? तो आप बताएंगे इन महाजनपदों का हमें उल्लेख 2 ग्रंथों में दिखाई देता है, या मैं कह सकता हूँ 2 धार्मिक ग्रंथों में दिखाई देता है। अब वो 2 धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? तो पहला ग्रंथ है, आप बताएंगे, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जो दूसरा ग्रंथ है जैन ग्रंथ जिसका नाम है, आप बताएंगे, भगवती सूत्र। कौन सा है? बताएंगे, भगवती सूत्र। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो आपको दिखाई देता है वह दिखाई देता है, आप बताएंगे, अंगुत्तर निकाय में, और दूसरा दिखाई देता है, आप बताएंगे, भगवती सूत्र में। ठीक है, अब यहां से हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष की, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा अगर हम करें तो क्या चीज़ हमारे लिए निकल के आती है? मैं आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा एमपी का नक्शा बनाना चाहूँगा। ठीक है, समथिंग अगर हम एमपी को किस इस तरह से ड्रॉ करें तो इसके बाद में हमारे मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न आता है कि जो 16 महाजनपदों का अस्तित्व हमें पूरे भारत में दिखाई दे रहा है, क्या इनमें से कोई महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित था, और अगर था तो कहाँ पर था? ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अराइज होते हैं। वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे और मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद विस्तारित थे। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी।
अब इस बात को समझें कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने महाजनपद स्थित थे। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर 2 महाजनपद स्थित थे। वो 2 महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित थे, इन बातों को समझते हुए चलिएगा। जो पहला महाजनपद स्थित था उसका नाम था, आप बताएंगे, अवंती। इसका नाम था अवंती। और अवंती की राजधानी आप सब जानते हैं 2 थी। पहली उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी स्थापित की गई थी वह थी उज्जैनी। और जो दक्षिणी अवंती था इसकी राजधानी निर्धारित की गई थी, आप सब जानते हैं, महेश्वर। क्या थी? महेश्वर या महेशमती थी, महेशमती थी। और जैसे ही महेशमती नाम दिया गया तो आपका सीधे जो सोचना रहता है, या आप जो सीधे सोचते हैं वो सोचते हैं जो बाहुबली पिक्चर की महेशमती है वहां से, है ना। तो ऐसा नहीं था, याद रखिएगा। ये जो महेशमती की हम बात कर रहे हैं, ये महेशमती वर्तमान में है महेश्वर के नाम से। और महेश्वर स्थित है, आप बताएंगे, खरगोन वाला जो खंडवा खरगोन का क्षेत्र है वहां पर स्थित है, ठीक है ना। तो अब वो बाहुबली पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिसलने का आपका बहुत तेजी से काम रहता है। इसके बाद में तो ये हो गया हमारा पहला महाजनपद जिसका नाम था अवंती। जो दूसरा महाजनपद था उसका नाम था चेदी। चेदी महाजनपद कुछ यहाँ पर स्थित था। अगर ये एमपी, अगर हमने जो ड्रॉ करे हैं इस एमपी में, आप यहाँ पर अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर चेदी महाजनपद था। ये चेदी महाजनपद है। और चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी, ये राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती। तो याद रखना ये 2 महाजनपद भारत में स्थित थे। ये मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित थे। पहले महाजनपद का नाम है, आप बताएंगे, अवंती। और दूसरे महाजनपद का नाम है चेदी। अवंती की राजधानी थी, अवंती की 2 राजधानियां थी। अवंती में उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी, आप बताएंगे, महेश्वर, ठीक है। बात करूं शक्तिमती की, तो शक्तिमती जो है वो वर्तमान में जो हमारा अशोकनगर है, अशोकनगर में जो चंदेरी पड़ता है, चंदेरी के जो आसपास का क्षेत्र था उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, बताएंगे, शक्तिमती के नाम से। या चेदी महाजनपद वहीं पर स्थित था। अब चेदी महाजनपद हो गया और अवंती महाजनपद हो गया। ये 2 महाजनपद स्थित थे। एक्चुअली में ये स्थित थे। और अगर मैं बात करूं क्या इनका विस्तार और भी राज्यों में आता था, तो बिल्कुल आता था, लेकिन इनकी राजधानी मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको हम स्थित की बात कर रहे हैं। और जो अन्य राज्य इसे पढ़ेंगे विस्तारित के रूप में पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। तो कितने महाजनपद स्थित हैं आप बताएंगे मध्य प्रदेश में? कितने महाजनपद स्थित थे मध्य प्रदेश में? तो आप बताएंगे 2। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद विस्तारित थे, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर बदल जाएगा और आंसर आएगा 5। ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं इस बात को समझिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि एक विश्व में देश है जिसका नाम है रूस, ठीक है। रूस कि अगर मैं बात करूं कि रूस कौन से महाद्वीप में आता है, तो आप सीधा सा आंसर लगाएंगे, यूरोप में आता है ना, यूरोप में आता है। आपने यूरोप क्यों बताया भैया? आपने यूरोप इसलिए बताया है क्योंकि रूस की राजधानी कहां पर है, आप बताएंगे, यूरोप में है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, ठीक है। यहाँ पर आपको जानकारी यह भी होनी चाहिए कि रूस एक ऐसा देश है जिसका, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और जिसका कुछ क्षेत्रफल एशिया में है और कुछ क्षेत्रफल कहाँ पर है, आप बताएंगे, यूरोप में है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि उसका आधे से अधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर विस्तृत है भैया? एशिया में विस्तृत है। तो फिर उसको एशियन कंट्री क्यों नहीं बोलते आप? उसको यूरोपियन कंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक्चुअली में हम रूस को यूरोपियन कंट्री इसलिए भी बोल पा रहे हैं क्योंकि उसकी राजधानी कहां पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। मॉस्को यूरोप में स्थित है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया बताएंगे? यूरोपियन कंट्री नाम दिए। इसी प्रकार से मेरे कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अंदर जिन महाजनपदों की राजधानी थी उन्हें हमने कहा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित महाजनपद। जिनकी राजधानी बाहर थी या थोड़ा बहुत क्षेत्र लगता था उन्हें हमने कहा विस्तारित महाजनपद। ठीक है, समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में विस्तारित महाजनपद जो थे वो 5 थे। अब 5 थे तो 2 तो हमने पढ़ लिए हैं, अब 3 कौन से आते हैं, इन बातों को समझ लीजिए। तो पहला महाजनपद आता है, अब बताएंगे वत्स। और वत्स महाजनपद की राजधानी थी, अब बताइएगा विराटनगर। ये विराटनगर थी। दूसरा जो महाजनपद हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो था मत्स्य, ये मत्स्य था।
और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी हमें दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती थी इलाहाबाद वाले क्षेत्र में। इलाहाबाद बोलना सही नहीं होगा, इसका नया नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तीसरा महाजनपद जो विस्तारित था मध्य प्रदेश में उसका नाम था कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद, और कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी उस समय वह थी महाकौशला, या महाकौशल हम बोल सकते हैं, महाकौशल इसकी राजधानी थी। अब ये महाकौशल क्षेत्र है, इसी महाकौशल के अंतर्गत हमारा जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वह आता है, इसलिए आज भी हम जबलपुर वाले क्षेत्र को महाकौशल के नाम से जानते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को? तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात अगर मैं करूं कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे तो आप बताएंगे 2 महाजनपद स्थित थे। विस्तारित कितने महाजनपद थे? आप बताएंगे 5 महाजनपद विस्तारित थे। ठीक है, तो ये महाजनपद कालखंड को हम कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं मैप के माध्यम से। तो मैप रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से महाजनपद कालखंड को पढ़िए, आपको काफी अच्छी तरह से महाजनपद कालखंड समझ में आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है।